वहीं मुंबई में अब मीडिया के क्वेश्चन आंसर खत्म हुए थे और ये सिलसिला जैसे ही खत्म होता है, कुणाल अपना फोन लेकर के वापस रियांश के मेंशन की तरफ निकलता है। वो जैसे अपना फोन देखा था उसमें बहुत सारे कॉल्स थे, नियर अबाउट 200 प्लस कॉल्स। देखकर कुणाल जैसे ही मैसेज को ओपन करता है जिसमें बहुत सारे नोटिफिकेशंस थे, वो एकदम से देखकर हैरान रह जाता है और वो तुरंत ही पहले रियांश को कॉल लगाता है, लेकिन रियांश का फोन तो बंद आ रहा था। वो बिना देरी किए तुरंत ही वासना को कॉल लगा देता है। दूसरी तरफ वासना जो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही थी और उसका फोन जैसे ही बजता है, सब लोग उसे घूरने लगते हैं। जितेंद्र जी जो कहते हैं फोन मत उठाना, फैमिली टाइम है और फैमिली टाइम में नो फोन। लेकिन ये कुणाल का कॉल था और वासना कुणाल के कॉल को मिस कैसे कर सकती थी, जिसकी वजह से वो कहती है मैं जरा 1 मिनट में आई, हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट हो। रियांश उससे कहते हैं मेरा फोन बंद करवा के अपने इम्पोर्टेंट कॉल्स अटेंड कर रही हो तुम। वासना जो कहती है प्लीज भाई ये इम्पोर्टेंट है। रियांश जो कहते हैं किसका फोन है। वासना जो कहती है कुणाल का है। रियांश जैसे ये सुने थे वो तुरंत ही उसके हाथ से फोन लेते हुए कहते हैं फोन इधर दो। वासना जो कहती है भाई वो मेरे फोन पर फोन किया है, मुझसे बात। लेकिन तभी रियांश जो फोन को रिसीव करके अपने कान पर लगाते हुए कहते हैं हेलो। कुणाल जो दूसरी तरफ से काफी घबराते हुए कहता है सर आपका फोन क्यों ऑफ है। रियांश जो कहते हैं क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। कुणाल कुणाल जो कहता है सर कुछ ठीक नहीं है सर, 2 घंटे पहले जिया को। जैसे ही रियांश ने जिया का नाम सुना था वो तुरंत ही अपने रूम की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहते हैं क्या हुआ जिया को। कुणाल जो कहता है सर जिया नहीं है यहाँ पर, उसे मुंबई से ले गए वो लोग। रियांश का ये सुनकर के दिमाग खराब हो जाता है। रियांश ने जैसे ये सुना था थोड़ी देर के लिए तो उनका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। उनकी पूरी बॉडी सन पड़ चुकी थी, जैसे वो कहीं अपनी जिया को खो तो नहीं देंगे। लेकिन तुरंत ही रियांश का प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है और वह कुणाल को जल्दी में ऑर्डर देते हुए कहते हैं तुरंत ही लखनऊ के सारे मीडियाज को इन्फॉर्म करो कि वो सीएम के घर के आसपास पहुंचे और बोलो कि ये मेरा कमांड है। उनके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन की बारिश करो कि उसका दिमाग काम करना बंद कर जाए। जिया के बारे में वो इस वक्त कोई भी फैसला ना ले पाए। कुणाल जो कहता है पर सर जिया घर पर होगी इसकी क्या गारंटी है, अगर उसे कहीं बीच में। रियांश जो कहते हैं जो भी होगा जिया के साथ वो जयशंकर तिवारी ही करेगा, अगर हम उसे बिजी रखेंगे तो बेहतर है। फिलहाल तुम ये काम करो, बाकी की चीजें मैं मैनेज करता हूँ। वो स्पीकर पे किए हुए थे और वो जल्दी जल्दी तैयार होकर के फोन को लेकर बाहर निकल जाते हैं। वो वासना से चिल्लाते हुए कहते हैं मेरा फोन कहाँ है। वासना तुरंत ही दौड़ती है और अपनी मॉम के रूम से रियांश का फोन ले आकर उनके हाथ में थमा देती है। रियांश उसके फोन को ऑलमोस्ट डाइनिंग टेबल पर फेंकते हैं और बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे रियांश इतने गुस्से में बाहर निकल रहे थे, सारे बॉडीगार्ड्स भी उनके पीछे पीछे आने लगे थे। उसी में से वो अपने एक बॉडीगार्ड को कहते हैं मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चॉपर अरेंज करवाओ। रियांश को पता था कि प्राइवेट जेट को तैयार होने में टाइम लग जाएगा और उसके साथ ही वो जिया को लेकर के अब इतना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे। किसी भी हालत में उन्हें उनकी जिया सेफ चाहिए थी। रियांश के माथे पर पूरी तरह से पसीने आ चुके थे और उनके माथे के वेन्स पूरी तरह उभर करके बाहर आ रहे थे। उनकी नसों का खून जो काफी रफ्तार से उनके पूरे शरीर में दौड़ रहा था। उनके अंदर गुस्सा भी था और उसके साथ सबसे ज्यादा जिया के लिए डर भी। वो जिया को किसी भी हालत में खो नहीं सकते थे। अभी तक जयशंकर तिवारी के पास इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। विश्वास जो अपने बड़े भाई साहब से पूछते हुए कहते हैं इस वक्त उसका कहाँ रहना ज्यादा सेफ होगा और आपको क्या लगता है हमें कहाँ मिलकर मारना चाहिए उसे। जयशंकर तिवारी जो अभी अपने केबिन में बैठे हुए थे वो इस वक्त अपने घर पर ही थे और वो विश्वास से कहते हैं इसी घर के गार्डन में गाड़ेंगे उसे। हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाई है उस लड़की ने। कितने सारे सवाल आएंगे मेरे ऊपर जब उन लोगों को पता चलेगा कि जिस मूवी के बारे में आज हर जगह चर्चा हो रही है वो मेरी बेटी की। छी, मेरी बेटी बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है। यहीं लेकर आओ, यहीं पर मारेंगे उसे। लेकिन हाँ, परिवार में ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिला मंडली में ये बात फैली तो समस्या बढ़ सकती है हमारे लिए। विश्वास जो कहते हैं सही कह रहे हैं आप भाई साहब, यहीं पर मारेंगे उसे और इसी घर की जमीन में दफनाएंगे। वो अपने बॉडीगार्ड्स को भी ऑर्डर दे दिए थे, जिसकी वजह से गाड़ी जो अब जिया के घर की तरफ रवाना हो जाती है।
जिया की आंखों पर पट्टी बंधा हुआ था और उसके मुंह पर भी। और जिया रोते 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 पूरी तरह से थक हार चुकी थी। उसके हाथ और उसके पांव भी बांध दिए गए थे ताकि जिया ज्यादा इधर उधर अपने आप को हिला ना पाए। ऊपर से उसके मुंह पर कपड़ा भी डाल दिया गया था जिससे जिया को काफी अफनाहट भी हो रही थी। जयशंकर तिवारी के बॉडीगार्ड्स की गाड़ी अब उनके बड़े से हवेली जैसे घर के अंदर एंटर होती है और जिया को उसी तरह कपड़े में बांध कर ही ऊपर की तरफ ले आया जाता है। विश्वास जो उसको उठाते हुए उसी के रूम में ले जाकर के बंद कर चुके थे और उसके साथ ही उसके मुंह से कपड़ा भी हटा देते हैं। जैसे ही जिया की आंखों से पट्टी हटी थी और वो जैसे ही अपने चाचा को अपने सामने खड़ा पाती है, वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है। पहले से वो इतना ज्यादा परेशान थी और इस वक्त अपने चाचा को सामने देख करके उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई थी, जिससे बचने के लिए उसने न जाने क्या क्या काम किया था, कितनी प्रॉब्लम सहे थे, क्या कुछ उसे सफर नहीं करना पड़ा था। न जाने वो कितने दिन तो भूखी रही थी, कितने दिन उसे सोने को नहीं मिला था। और जब सब कुछ ठीक था, वो चैन की जिंदगी जी रही थी, तब फिर से उसके सामने वही बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई थी और अब उसे लग रहा था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसके जीवन का अंत सामने आ गया है। विश्वास जो उसके हाथ और उसके मुंह को पूरी तरह से खोल दिए थे और साथ ही उसके पैरों को भी, और उससे कहते हैं अब इसी कमरे में बंद रहो, भाई साहब आ रहे हैं, अब वही तुम्हारा फैसला करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। बड़े पापा का नाम सुनते ही जिया इतना ज्यादा डर गई थी कि वो तुरंत ही अपने चाचा के पैरों में गिरते हुए कहती है प्लीज प्लीज चाचू माफ कर दो मुझे, मैं कुछ गलत करने नहीं गई थी, मुझे इस वजह से जाना पड़ा क्योंकि मैं कुछ करना चाहती थी अपने लाइफ में, मुझे कुछ बनना था। विश्वास जो कहते हैं क्या बनना था? मूवी की हीरोइन? 2 रुपए के लिए नाचते फिरोगी तुम? हमारे घर की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं हुई तुम्हें? पैसे चाहिए तो हमसे मांग लेते, किस चीज की कमी थी तुम्हें? और ये बोलकर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारते हैं जिससे जिया जाकर के दीवार से लड़ गई थी और वो रोते हुए कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, मुझे आजादी चाहिए थी आप लोगों से, मैं थक गई थी घुट घुट करके, और कितना दिन ऐसे जीती मैं, सांस भी लेती थी तो आप लोग की परमिशन से लेना पड़ता था, कोई दूसरा लड़का भी मुझे देखता था तो मुझे मार पड़ती थी, ना मुझे छत पर जाने देते थे, ना मुझे घर के बाहर निकलने देते थे, ऐसे और नहीं जी सकती थी मैं। विश्वास जो अपने पैर को जोर से उसके कंधे पर मारते हुए कहते हैं तो ठीक है फिर मर जाओ तुम, और आज ये काम भी पूरा हो जाएगा। और ये बोलकर उसको बाहर से दरवाजा बंद करते हुए वो बाहर निकल गए थे। लेकिन जैसे ही वो भी अपने कैबिन में पहुंचे थे जहां पर उनके बड़े भाई साहब अभी काम कर रहे थे और अपने पार्टी के लीडर से बात कर रहे थे, अचानक से मीडिया का पूरा झुंड जो आकर के उनके घर के बाहर हल्ला बोलना शुरू कर देता है। सारे मीडिया में ये इन्फॉर्मेशन फैल चुकी थी कि जिया को मूवी करने की वजह से उनके घर वालों ने बुरी तरह से मारने का डिसाइड किया है और इस वजह से सबका सिर्फ एक ही सवाल था, जिया तिवारी कहाँ पर है? क्या उसे मारने के पीछे जयशंकर तिवारी की ही साजिश है? रियाज इस वक्त न्यूज को देखते हुए हल्का स्माइल करते और कहते हैं अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुम खुद मुझे आज बुला रहे हो, मेरी जिया के साथ तुमने करने की गलती की है ना, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा श्रेयांश अग्निहोत्री तुम्हारे लिए कितना घातक साबित हो सकता है। वो यही सब सोचते हुए टैबलेट को बगल में फेंक देते हैं। इस वक्त वो अपने चॉपर में बैठे हुए थे और जल्द से जल्द उन्हें अपनी जिया के पास पहुंचना था। कुणाल जो रियांश को फोन करते हुए बताता है सर आपने जो कहा था मैंने कर दिया है, मीडिया तो पूरी तरीके से उन लोगों को घेर चुकी है, लेकिन उसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है सर, हमें ये नहीं पता अभी तक कि जिया है कहाँ पर, अगर हम इसके बारे में पता नहीं लगा पाए और जिया को कहीं और ले जाकर वो। रियांश कहते हैं इसके लिए मैंने कुछ सोचा है, इतना जल्दी मुंबई से यूपी पहुंचा इसका मतलब ज़रूर उन लोगों ने प्लेन का यूज़ किया है, अगर प्लेन का यूज़ हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग एयरपोर्ट पर उतरे होंगे। लखनऊ के एयरपोर्ट की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ, वहाँ की कंट्रोल रूम से बात करो और मुझे उसके इमेज खुद चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो लोग जिया को ऐसे सरेआम अपने साथ लेकर गए होंगे, ज़रूर से छुपाने की कोशिश की गई होगी। कुछ भी ऐसा सस्पिशियस लगता है तुरंत मुझे तुम इन्फॉर्म करो एंड जल्दी करो कुणाल।
कुणाल जो कहता है, ओके सर, मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करता हूँ जैसा होता है। एक तरफ कुणाल जो अपने काम में लग चुका था और वहीं दूसरी तरफ रेयांश जो अभी भी अपनी एक उंगली को बार बार अपने फोरहेड पर पॉइंट कर रहे थे, जैसे वो कुछ गहरी सोच में डूबे हों। और तभी अचानक से उन्हें याद आता है कि रेयांश ने आज सुबह ही जिया को एक पेंडेंट पहनाया था जिसमें एक कैमरा लगा हुआ था और वो रेयांश के टैबलेट से कनेक्टेड है। जैसे ही चॉपर में बैठे रेयांश ने टैबलेट को ऑन करके जिया के कैमरे से देखने की कोशिश की थी, जिया के पेंडेंट में एक लाइट जलने लगती है, लेकिन जिया को कहाँ इस चीज़ की खबर थी। उसे तो बस ये समझ में आ गया था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अब वो बस अपने कान्हा जी के सामने खुद को सरेंडर कर चुकी थी। उसके अंदर अब जितना भी ताकत बचा था, उन सारी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बस वो रोए जा रही थी। लेकिन उसे एक बात की खुशी थी कि उसने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ तो हासिल कर ही लिया जो वो चाहती थी। वो अपनी मूवी बनाना चाहती थी, सुपरस्टार बनना चाहती थी, और जिस तरह से आज उसकी मूवी की पब्लिक रिव्यू उसे मिली थी, बस उसके लिए इतना ही काफ़ी था। वो सोचती है शायद अब उसका टास्क पूरा हो गया इस दुनिया में और अब वो मरने वाली है। जैसे ही रेयांश ने अपने टैबलेट से उसके कैमरे को कनेक्ट किया था, वो देखते हैं कि सामने जिया और नेहा की एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर लगी हुई है जो कि एक फोटो फ्रेम में लगी हुई थी। जिया जो इधर उधर टहल रही थी। जैसे जैसे रेयांश इधर उधर कमरे को देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि इस वक्त जिया कहाँ पर है, और वो तुरंत ही कुणाल को इन्फॉर्म करते हुए कहते हैं जिया अपने घर पर ही है। इसका मतलब कि अब वो सेफ है। और फिर वो अपने चॉपर के पायलट से कहते हैं लोकेशन लॉक करो, लखनऊ सीएम बंगलो। पायलट जो अपने थंब को ऊपर करते हुए अपने सर को हाँ में हिला देता है। वहीं कुणाल जो कहता है सर मैंने भी इंफॉर्मेशन निकाली थी। सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की है जो कि इस वक्त अजीब तरीके से पूरी तरह काले कपड़ों में ढकी हुई है। उसका चेहरा जानबूझ करके ढका गया ऐसा समझ में आ रहा है। 2 बॉडीगार्ड उसका हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले जा रहे हैं। रेयांश जैसे ये सुने थे, वो जोर से अपनी मुट्ठी कस के बंद करते हुए कहते हैं इस काम में जितने भी लोगों ने मेरी जिया को हर्ट किया है उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ढूंढ ढूंढ के खत्म करो सबको। कुणाल जो कहता है ओके सर। रेयांश कोई मामूली इंसान नहीं थे। उनके आदमी तो यूपी में भी फैले हुए थे और रेयांश के आने से पहले वो लोग लखनऊ में सीएम बंगलो को पूरी तरह ब्लैक गाड़ियों से घेर चुके थे। आसपास बहुत सारे पुलिस भी आ गई थी ताकि वो लोग मीडिया को कंट्रोल कर सकें। अचानक से जयशंकर तिवारी के घर के आसपास इतने पुलिस होने की वजह से वो भी परेशान होकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं अब ये क्या नया सवाल आ गया मेरे सामने। विश्वास जो कहते हैं मुझे भी समझ नहीं आ रहा भाई साहब। मुझे लगता है कि मूवी को देखने के बाद इस तरह का सवाल मन में उठ रहा होगा इन लोगों के, और वैसे भी इन लोगों को तो टीआरपी चाहिए और टीआरपी के लिए ये लोग आपसे सवाल करके ही मानेंगे। जयशंकर जी जो कहते हैं एक तो ये मीडिया है, इनको तो मरवा भी नहीं सकते क्योंकि एक को मरवाएंगे तो 25 और खड़े हो जाएंगे। अब क्या करूं मैं। वही विश्वास जो कहते हैं अचानक से मीडिया का इस तरह आना, कम से कम हमें किसी टेलीविजन वाले ने बताया तो होता। आखिर इतने सारे न्यूज़ चैनल को हम पैसे खिलाते हैं, फिर किसी ने भी हमें ये बात बताना ज़रूरी क्यों नहीं समझा। जैसे जैसे विश्वास ये बोल रहे थे, जयशंकर का दिमाग धीरे धीरे काम करना शुरू करता है और वो अपने सर को रब करते हुए कहते हैं नहीं विश्वास, इसके पीछे किसी और का हाथ है। ये सिर्फ मीडिया अपने मन से नहीं कर रही है, क्योंकि ये बात तो सही है, पैसे तो हम न्यूज़ चैनल वालों को खिलाते हैं, तो फिर ये कैसे काम हो रहा है कि हमें बिना बताए ही मीडिया हमारे घर के सामने इस तरह हल्ला बोल दी है और देख रहे हैं आप कैमरे में किस तरह से भेड़ियों की तरह ऊपर चढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है आकर के मार ही डालेगी मुझे। विश्वास जो कहते हैं भाई साहब आप रिलैक्स रहिए। और क्या बात कर रहे हैं आप, कौन हो सकते इसके पीछे कहते हैं। वही जयशंकर जो कहते हैं वही तो समझ नहीं आ रहा है कौन हो सकता है इसके पीछे। विश्वास भी दिमाग लगाते हुए कहते हैं मुझे तो लगता है कि ये पोजीशन पार्टी का काम होगा। हाँ यही हो सकता है, वो राजीव टक्कर ये सब करवा रहा होगा। जयशंकर जो कहते हैं अगर वो ऐसा कुछ करवाता तो उसका भी तो कुछ बयान सामने आता। वही ये बात जैसे उन्होंने बोली थी, विश्वास तुरंत ही टीवी को ऑन करते हुए कहते हैं एक बार देख ही लेते हैं न्यूज़ चैनल पर, कहीं वो राजीव ठक्कर का ही तो काम नहीं। लेकिन पूरे न्यूज़ चैनल को छानबीन करने के बावजूद भी
कहीं पर भी राजीव ठक्कर का ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से जयशंकर तिवारी और ज़्यादा परेशान होते हुए कहते हैं, अगर वो नहीं तो फिर कौन कर रहा है ये सब। विश्वास जी जो अभी बैठे हुए थे और अपनी उंगली को बार बार टेबल पर टैप कर रहे थे, जैसे वो कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हों। ऊपर से बाहर की भीड़ ने उन दोनों के दिमाग को खराब कर रखा था। आज जो अभी अपने दिमाग को चलाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक से उनकी आंखों के सामने वो नज़ारा घूम जाता है, जब जिया उनके ठीक आंखों के सामने थी, जोधपुर में। मगर फिर भी वो जिया को पकड़ नहीं पाए थे, और उसके पीछे जो रीज़न था वो ऑब्वियसली कोई खतरनाक इंसान ही था। और जैसे ही उस इंसान का जिक्र विश्वास के दिमाग में आता है, वो जोर से टेबल पर मारते हुए कहते हैं, याद आ गया। अचानक से यूं मारने की वजह से जयशंकर जो कहते हैं, पगला तो नहीं गए हो तुम? होश में हो? वैसे ही हमारा दिमाग खराब है, पता नहीं क्या चल रहा है। एक तो हमारी किस्मत इतनी खराब है, राहु केतु सब सर पर नाच रहे जैसे। आज ही उस लड़की को हम लेकर आए हैं और आज ये मीडिया भी आ गई है। अगर किसी भी हालत में वो लड़की इन लोगों को मिल गई ना, हमारी थू थू हो जाएगी। विश्वास जो कहते हैं, मैं समझ गया भाई साहब, मैं सब समझ गया। इसके पीछे किसका हाथ है ये भी समझ गया। जैसे ही जयशंकर ये सुने थे, वो तुरंत ही खड़े होते हुए कहते हैं, अरे तो जाओ पागल इंसान, जाओ उसको मारो, खत्म करो उसको। हमें कोई और नाटक नहीं चाहिए। वैसे ही कितने मुश्किल से हम ये कुर्सी और ये राजगद्दी पाए हैं, अब हम इसे दोबारा अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। विश्वास जो कहते हैं, भाई साहब आपसे हमने एक बात छुपाई थी, माफ कर दीजिएगा, लेकिन अभी बताना जरूरी है। जयशंकर जो कहते हैं, बताइए, और क्या नई नई बात आप छुपा रहे हैं हमसे? अगर आप ये बात ना छुपाते कि जिया के दिमाग में क्या चल रहा है, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। क्या कहना चाह रहे, जल्दी बोलिए, हमारे पास वक्त नहीं है। विश्वास जो कहते हैं, भाई साहब जब हम जोधपुर गए थे उसको पकड़ने के लिए, वो जिया को हमने जिया को बस पकड़ ही लिया था, लेकिन हमारे और उसके बीच एक आदमी दीवार बनकर खड़ा हो गया। इसी वजह से उस दिन हमारे हाथ में वो लड़की लग नहीं पाई। क्या बताएं, हमारा बस चलता तो हम उसे लेकर आते, लेकिन वो इंसान। उसने तब बोला ही था कि तभी जयशंकर जी कहते हैं, ऐसा कौन सा इंसान था जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि आप उसे मार नहीं पाए? अगर आप उसे मार देते तो आज मेरी इज्जत का पाए नहीं लगता। विश्वास जो कहते हैं, आप समझ नहीं रहे, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर आप नाम सुनेंगे तो फिर हाँ आप भी डर जाएंगे। जयशंकर जो हंसते हुए कहते हैं, हम डरेंगे? मजाक कर रहे हैं आप हमसे? अरे कौन है वो? अभी के अभी मरवाते हैं उसे। कहाँ रहता है, नाम बताइए आप हमें इसका। विश्वास जो कहते हैं, वो नाम वो अग्निहोत्री प्रोडक्शन हाउस का इकलौता मालिक रेयांश अग्निहोत्री, जिसका इलीगल काम चलता है दुबई में। सुनने में है बहुत खतरनाक है। किसी जोसेफ नाम के डॉन को भी जल्दी उसने ख़त्म किया है, और वो भी इतनी बुरी मौत की पूरा का पूरा इतना बड़ा और इतना विशाल बंगलो जलाकर खाक कर दिया उसने। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था। दुबई की पुलिस को ये बात पता भी है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं कर पाए वो लोग। रेयांश अग्निहोत्री है वो, जिसने जिया को बचाने की कोशिश की थी। अब उसके सामने हम क्या करते? जयशंकर ये बात सुनकर कहते हैं, तुम्हारा दिमाग सही में सठिया गया है, पागल हो गया तुम। जिया को आखिर वो इंसान क्यों बचाएगा? विश्वास जो कहते हैं, यही तो समझ नहीं आ रहा भाई साहब कि जिया को वो क्यों बचा रहा है। लेकिन जब हम उसके सामने गए थे तो जिया को गले लगाकर कह रहा था, हमारी गर्लफ्रेंड है, दूर रहना इससे। तब हमने बात को इतना सीरियस नहीं लिया था, और हमें तो समझ में भी नहीं आया था कि वो लड़की जिया भी है या नहीं। लेकिन अब हमें पूरी तरह से भरोसा हो गया, ये सारा काम उसी का किया धरा है। जयशंकर तिवारी के दिमाग पर अभी क्या कम प्रेशर था जो विश्वास जी ने ये बात बोल करके और ज़्यादा जयशंकर तिवारी का बीपी बढ़ा दिया था। उनका मुंह एकदम से खुला का खुला रह गया, तो थोड़ी देर के लिए वो स्टैचू बन गए थे। वो ना तो हिल पा रहे थे और ना ही कुछ बोल पा रहे थे। विश्वास जो उनको एक गिलास का पानी देते हुए कहते हैं, भाई साहब आप पानी पीजिए, आप ठीक तो हैं? जयशंकर तिवारी पहले तो गिलास को अपने हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन टेंशन में वो जोर से गिलास को नीचे पटकते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है हम, अब क्या होगा पता नहीं वो आदमी हमसे क्या चाहता है। एक काम करिए, आप पैसों का बंदोबस्त करिए, वो जितना रकम मांगे उतना रकम दे दीजिएगा उसे। ज़रूर वो पैसों के चक्कर में ये सब कर रहा है। उसे पता है कि हम अच्छी खासी
पैसे वाली पार्टी है और ये माफिया लोगों को पैसों से ही मतलब होता है। ये सब संभालिए, तब तक हम जाते हैं, मीडिया को हैंडल करते हैं और बात करिए इस चैनल के मालिक से कि कैसे आप बिना परमिशन के हमारे दरवाजे पर भेज दिए इन लोगों को। शायद जयशंकर त्रिपाठी का रुतबा भूल गए वो लोग। और ये बोलते हुए वो बाहर चले जाते हैं। अब वो और कितना देर तक मीडिया को टाल सकते थे। विश्वास जी भी अपने काम में लग चुके थे और वहीं जिया जो खिड़की से बाहर उड़ते हुए कुछ चिड़ियों को देख रही थी जो पिंजरे से आजाद होकर के आराम से हवाओं में घूम रही थी, आसमान को छू रही थी। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। वो खुले आसमान में सांस ले सकती थी। जैसे तैसे करके वो सरवाइव करके खुश रह रही थी और जिया को भी कुछ ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी। यहाँ वो सोने के पिंजरे में बंद थी जहाँ पर उसे सब कुछ मिल रहा था, लेकिन था तो वो एक पिंजरा ही। वहीं बाहर जयशंकर तिवारी जो मीडिया को कंट्रोल करते हुए अपनी बात रखते हुए कहते हैं, आप जो भी सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है और इस तरह से उस लड़की का नाम लेकर के आप हमारे दिल पर घाव डाल रहे हैं। हमारे जिगर की टुकड़ी थी हमारी बच्ची। अगर उसे मूवी में जाना होता तो क्या हम उसको सपोर्ट नहीं करते? अरे हम दुनिया जहान की बेटियों को सुरक्षित रखने की बात करते, उन्हें खुश रखने की बात करते, तो क्या हम अपने जिगर की टुकड़ी को खुश नहीं रखते? ऐसा कैसे घटिया इल्जाम लगा सकते हैं आप हम पर कि हम अपनी बच्ची को मार देंगे? हमने कुछ नहीं किया उसके साथ, जो किया भगवान ने किया। और ये बोलकर वो अपनी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए आसपास के पुलिस वालों से इशारा कर देते हैं कि बस अब मीडिया में वो इससे ज़्यादा और बात नहीं कर सकते और वहाँ खड़े सारे रिपोर्टर्स को वहाँ से जाने के लिए फोर्स करें। अभी जयशंकर तिवारी जो गार्डन से होते हुए अपने कैबिन के अंदर जाते, लेकिन उससे पहले ही तभी ऊपर से अचानक ही तूफान आना शुरू हो गया था। आसपास की चीज़ें ज़ोर से उड़ने लगी थी। वहीं जिया को भी खिड़की से हवा का प्रेशर बहुत तेज़ महसूस होता है, जिससे उसके घने बाल पीछे की तरफ उड़ रहे थे और साथ ही उसके आंसुओं को भी वो हवाएं जो सुखाना शुरू कर दी थी। उसके गालों पर सारे आंसू जो गिरते गिरते हवाओं की वजह से पीछे उड़ते जा रहे थे। जिया जब अपने बाल को संभालती है और इधर उधर झांकने लगती है, उसे लगता है कि शायद कोई तूफान होगा जो अचानक से आने लगा है और वो उस हवाओं को महसूस कर रही थी और धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, शायद कान्हा जी भी मुझे अपने पास बुला रहे। कोई बात नहीं, मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ कान्हा। अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, कोई नहीं है मुझे बचाने वाला और शायद आप भी थक गए होंगे मेरी मदद करते करते। अभी जिया जो यही सब सोच करके रोती, लेकिन उससे पहले उसकी नज़र फिर से खिड़की की तरफ जाती है जहाँ पर उसे कुछ आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई चॉपर जो कि उसके घर के ठीक सामने आ चुका हो। जिया भी अपने कमरे में थी और उसका कमरा 3rd फ्लोर पर था और उसके ठीक सामने से एक चॉपर जो नीचे की तरफ लैंड हो रहा था। जिया समझ नहीं पाती कि आखिर ये कौन है। वैसे जिया के लिए चॉपर देखना कोई इतनी भी बड़ी ताज्जुब की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी जिया ने फर्स्ट टाइम ये देखा था। और जैसे ही वो चॉपर गार्डन में लैंड किया था, सारे मीडिया भी दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कमिश्नर भी अब इस वक्त जयशंकर तिवारी के कैबिन में बैठे हुए थे, लेकिन चॉपर की आवाज़ सुनते ही वो भी बाहर आ गए थे। लेकिन अब किसी कमांडो की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि रेयांश अग्निहोत्री को रोक पाएं, क्योंकि रेयांश अग्निहोत्री के आदमी जो उन कमांडो से ज़्यादा ताकतवर भी थे और उनके पास एक से एक वेपन भी था। सारे पुलिस वाले भी रेयांश अग्निहोत्री का नाम सुन करके रेयांश के सारे बॉडीगार्ड्स के लिए तक जगह छोड़ दिए थे। मीडिया जब भी पुलिस के फोर्स की वजह से वहाँ से जाती, लेकिन चॉपर की आवाज़ सुनते ही वो भी सब पीछे की तरफ मुड़ते हुए रेयांश अग्निहोत्री को कैप्चर करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वो लोग थे तो गेट के बाहर ही और बाउंड्री के बाहर से उन्हें कुछ नजर नहीं आता। लेकिन उनके दिमाग में फिर से सवाल आना शुरू हो गया था। उन लोगों को नहीं पता था कि अंदर कौन है, रेयांश अग्निहोत्री या कोई और। बैठे सीएम जयशंकर तिवारी जो चॉपर की आवाज़ सुनते हुए कहते हैं, ये क्या है विश्वास? विश्वास जो अपने बगल में बैठे कमिश्नर से पूछते हैं, आपकी सिक्योरिटी सिस्टम क्या कर रही है? अचानक से एक चॉपर हमारे बंगलों में लैंड हो जाता है और हमें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। सिक्योरिटी सिस्टम पागल तो नहीं हो गई है? हमसे एक भी बार पूछा तक नहीं किया और किसी ने परमिशन भी नहीं दी उस चॉपर को यहाँ लैंड होने के लिए। वो कमिश्नर को सुनाए जा रहे थे फ्रस्ट्रेशन में। कमिश्नर जो कहते हैं, देखिए सर, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हमारे पुलिस वाले बाहर तैनात हैं।
कोई भी रिस्क नहीं होगा और कोई भी खतरा आप लोग के आसपास नहीं आएगा। लेकिन पुलिस वाले तो अपना सिर झुका करके रियांश के बॉडीगार्ड्स तक के लिए जगह छोड़ दिए थे। जैसे ही चौपर का दरवाजा खुला था, जिया देखना तो चाह रही थी कि नीचे कौन है, लेकिन खिड़की पर पूरी तरह से ग्रिल लगा हुआ था, जिसकी वजह से जिया नीचे झांक नहीं पाती। और उसके बालकनी का भी दरवाजा लॉक था, जिसे जिया खोल नहीं सकती थी। जिया को इतना तो पता था कि उसे बचाने वाला तो कोई भी नहीं आ सकता, जिस वजह से वो दोबारा से निराश होकर के एक शीशे के सामने आकर बैठ गई थी।